अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमने जो है 4 पिलर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कवर कर लिए थे। और इसके साथ साथ हमने देख लिया था कि भाई क्लासेस क्या हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंस्टेंस क्या होता है। इसके अलावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो चारों 4 पिलर्स थे, उन सारे पिलर्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज वाली क्लास में बेसिकली जो है हम क्या करेंगे, हम एक बिजनेस मॉडल सामने रखेंगे और उस बिजनेस मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बिजनेस मॉडल हमारे पास जो है एक, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कोई भी बिजनेस मॉडल होगा और उसको जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को ट्रेन कर सकें कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है या कोई भी बंदा हमारे पास बिजनेस मॉडल लेके आता है कि यार मेरा एक माइंड है कि मैं इस तरह ये चीज़ बनाऊं, तो क्या है पॉसिबल है या कैसे क्या है हम बना सकते हैं। तो आपको जो है बनाना आता हो और आपको पता हो कि भाई जो जो हमने रूल्स पढ़े हैं, जो जो हमने पिलर्स पढ़े हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होंगे। हमने हमने जो है उनके जो बेसिक रूल्स थे वो तो पढ़ लिए कि इनहेरिटेंस हमारे पास जो है डेटा को इनहेरिट करने में यूज होता है, लाइक के प्रॉपर्टीज और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, इनहेरिट होके आ जाते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि रियल वर्ल्ड के अंदर हम उसको यूज कैसे करेंगे। हम जो है उसको कैसे इनहेरिटेंस को, पॉलीमॉर्फिज्म को, एब्स्ट्रक्शन को, इनकैप्सुलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज वाली क्लास बेसिकली हमारी उसी के ऊपर होगी कि अगर हमारे पास एक बिजनेस मॉडल आता है, हम पहले एक बिजनेस मॉडल का पूरा एक सिनेरियो देखेंगे, उसके बाद फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज वाली हमारी जो क्लास होगी वो पूरी की पूरी हम वीएस कोड के ऊपर करेंगे, ताकि जो वीएस कोड है वो भी आपको चलाना आ जाए और वीएस कोड भी आप लोगों को पता हो कि भाई पाइथन का जो प्रोग्राम है, अगर उसको मुझे वीएस कोड के ऊपर चलाना है तो मैं कैसे चला सकता हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। सो मैं जो है एक काम करता हूँ कि जल्दी से आ जाता हूँ। एक फोल्डर बना लेते हैं, हम लोकल डिस्ट्री के अंदर आके एक फोल्डर बना लेते हैं ग्रुप्स के नाम से। ठीक है, ग्रुप्स प्रोजेक्ट JNDI। ठीक है, हमने जो है एक हूप्स प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बना लिया। कैसे ओपन करते थे याद होगा आप लोगों को, CMD करेंगे, देन इसको यहाँ पे आके मैं कोड स्पेस डॉट कर दूंगा। ओके, परफेक्ट। ठीक है, सो क्या होगा कि मेरा जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी VS कोड के अंदर। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे जो है मेरी ये फाइल VS कोड के अंदर ओपन हो गई है, बट अब हम चला रहे हैं पाइथन कहाँ पे, अपने लोकली VS कोड के ऊपर। पहले क्या करते थे, पहले हम कोलैब के ऊपर चलाते थे, हम कोलैब सर्च करते थे, कोलैब के ऊपर चलाते थे, वहां पे हमें कोई भी इंस्टॉलेशन, कोई भी इंटीग्रेशन, कोई भी लाइक एक्सटेंशन डाउनलोड करने की नीड नहीं होती थी। बट अब क्या कर रहे हैं, अब हम VS कोड के ऊपर कर रहे हैं। सो VS कोड के ऊपर हमें क्या करना है, हमें जो है पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें कुछ इंस्टॉलेशंस करनी पड़ेंगी, कुछ जो है हमें एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्च करता हूँ पाइथन डाउनलोड। ठीक है, हम ये करना है, हमें सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को डाउनलोड करना है। सो मैं यहाँ पे आऊंगा, पाइथन की जो फर्स्ट लिंक है, मैंने फर्स्ट लिंक को ओपन किया और मेरे पास यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है और मैं लेटेस्ट वर्जन को ही यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, सो फॉर विंडोज आ रहा है, अगर किसी के पास मैक है या लिनक्स वगैरह है, सो अपने हिसाब से लिनक्स के ऊपर कर सकता है। लिनक्स यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये लिनक्स के लिए आपके पास जो है पैकेज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बट अभी हम विंडोज के लिए कर रहे हैं, सो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा, सो मेरे पास जो है वो पाइथन की जो सेटअप है वो आ जाएगा। अच्छा, पाइथन का सेटअप मेरे पास यहाँ ही कहीं पे होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, सो मेरे पास पाइथन का जो सेटअप है, ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं दोबारा, दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और आई थिंक इसको टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, वो डाउनलोड नहीं होगा बाय द वे। एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन पोस्ट करता हूँ और मैं आप लोगों को ढूंढ के दिखाता हूँ कि वो कहाँ है हमारे पास। आई होप के यहीं पर हमें मिल जाएगा।
ठीक है, जब पाइथन का सेटअप आ जाएगा आप लोगों के पास, तो उसके बाद फिर जो है आप लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना ही। बहुत सिंपल बच्चों वाले स्टेप्स हैं। आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। इतना ज़्यादा आप लोग पढ़ के आगे आ चुके हैं, तो आई होप कि इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट फिर भी मैं जो है एक दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, अगर मुझे अभी वो मिल जाता है। ठीक है, जो कि मुझे अभी नहीं मिल रहा। पाइथन कहाँ है? पाइथन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम जो है वो ठीक है, मैं स्क्रीन रिज्यूम करता हूँ। ओके। सो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने अभी जो है यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये कहाँ पे आ जाएगा, आपके पास इसका सेटअप फाइल आ जाएगी। सेटअप के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप इसको रन 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 करेंगे, तो इस तरह करके आपके पास चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, ये फॉरन से हो गया, दैट्स इट। 27 MB का था, और वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी चल रही है बाय द वे। सो ये जो है 2 मिनट में ही हो गया, और ये आ गया पाइथन का सेटअप। ठीक है। सो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरा जो सेटअप है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सेटअप ओपन हो गया। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है कि ये आपने देखना है कि भाई ये जो है आपके पास दोनों क्लिक हो। ठीक है, दोनों क्लिक हो, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा चीजों से प्रोटेक्ट करता है, जो एडमिन वाला है। और जो पाइथन की .exe फाइल है, ये बहुत सारे चीजों में आपको इस वर्क करेगी कि जब आपके पास प्रोजेक्ट आप चला रहे होंगे तो आप जो है उसको इजीली रन कर सकेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल करना है आप लोगों ने। इंस्टॉल करने के बाद आप आ जाएंगे VS कोड के ऊपर वापस। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है VS कोड के ऊपर वापस। VS कोड के ऊपर आएंगे तो VS कोड के ऊपर आपको कोई चीज़ डिफरेंस नहीं दिखेगी। VS कोड के ऊपर आने के बाद आपने जो है सबसे पहले चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल हो गई है या नहीं हुई। ये आप CMD से भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे जो है क्लिक करके लिखता हूँ CMD। ठीक है, मैं यहाँ पर CMD को ओपन कर लेता हूँ। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे आके सिंपल लिखना है पाइथन। जैसे ही आप पाइथन लिखेंगे, आप पाइथन के अंदर आ जाएंगे। लाइक मैं अगर यहाँ पे कोई भी पाइथन का कोड लिखता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अब मैं इसको चलाऊंगा। सो मेरे पास ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं क्या हूँ, पाइथन के अंदर हूँ। ठीक है, पाइथन से बाहर आने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो है एग्जिट का फंक्शन लगाना है, और मैं पाइथन से बाहर आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ इस तरह से इसका जो पाथ आ रहा था वो ये था, और अभी हमारे पास कुछ इस तरह से पाथ आ रहा है। तो बेसिकली ये जो बताने का मकसद ये है कि जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये इस तरह से चलना चाहिए है। ठीक है, अगर ये नहीं चलेगा तो क्या होगा कि आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा। पाइथन का हम वर्जन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन माइनस माइनस वर्जन करके आई थिंक चेक करना। ठीक है, ओके। सो इस तरह जो है हम पाइथन माइनस माइनस वर्जन करके पाइथन का जो वर्जन है वो भी चेक कर सकते हैं। आपके पास 3.12 से अबव का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना बहुत सारी चीजें हैं जो कि पाइथन आपको एरर देगा, वो नहीं चलेंगी, और वो एरर सॉल्व भी नहीं होते। वो एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पास जो है वो पाइथन पुराना वाला था, और मैं न्यू अपडेटेड वर्जन के ऊपर काम कर रहा था, तो उसमें बहुत एरर्स थे। तो वो यही है कि आपको जो है जो पाइथन है वो 3.12 वाला वर्जन ही इंस्टॉल करना है, या उससे अबव वाला करना है। अबव वाले के अंदर अपडेट्स आती रहती हैं, तो अब अबव वाला नहीं करें तो बेटर है, आप जो है 12 वाला वर्जन जो है वो कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट, इतना काफी है। इस तरह आपकी जो है पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आपने आ जाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आके आपने फाइल बनानी है। फाइल बनाने के लिए हम पहले क्या करते थे, जब हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाते थे तो हम .ts लिखते थे। जब हम HTML की फाइल बनाते थे .html लिखते थे। जब CSS की बनाते थे .css लिखते थे। बट अब हम बना रहे हैं अपनी पाइथन की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे .py। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा .py, और हमारी जो फाइल है वो बनकर तैयार हो गई। बट यहाँ पे जो है, जैसा हमने टाइपस्क्रिप्ट के लिए कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड की थी, हमें पाइथन के लिए भी एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है। हम यहाँ पे आएंगे एक्सटेंशंस के अंदर, यहाँ पे आके सर्च करेंगे पाइथन। ठीक है, पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन को सर्च करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल यहाँ पर आ जाएगी पाइथन वाई की, ये रही एक एक्सटेंशन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। इंस्टॉल करने के बाद 3.13 इंस्टॉल्ड है, कोई बात नहीं, वो भी सही है। 3.12 से पहला वाला वर्जन नहीं होना चाहिए, 3.13 होना चाहिए, या 3.12 से अबव होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पाइथन आप सर्च करेंगे तो आपके पास पाइथन की यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है आप पाइथन की वाली एक्सटेंशन करेंगे। दूसरा, पाइथन की एक डिबगर की एक्सटेंशन होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने खुद यूज़ की, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो है आप यहाँ पे इसको
इसको भी डाउनलोड करना है। ठीक है, कौन कौन सी एक्सटेंशन करनी है आप लोगों ने? पाइथन और पाइथन डिबगर। मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीजें जो है आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ओके। सो ये करने के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक पाइथन का बटन शो होगा, रन पाइथन फाइल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पाइथन की फाइल है वो रन हो जाएगी। बट हम इसको टर्मिनल से भी रन करना देखेंगे। टर्मिनल से कैसे रन करते हैं, थोड़े से बेसिक्स कवर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरह से। अब मुझे इसको चलाना है, तो चलाने के लिए क्या करूंगा, मैं टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने की क्या शॉर्ट फॉर्म थी? टर्मिनल ओपन करने के लिए आपके पास ही कंट्रोल और बैक टिक्स। ठीक है, कंट्रोल और बैक बैक टिक्स आपको पता है कौन से होते हैं? जो आपका एस्केप का बटन होता है उससे नीचे वाला आपका बैक टिक्स का बटन होता है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको फाइल को रन कैसे करना है? आपको रन करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे पाइथन, और पाइथन लिखने के बाद आप अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा main.py। आपने पूरी की पूरी फाइल का नाम लिखना है एक्सटेंशन समेत। अगर आपकी फाइल का नाम index.py होता तो आप index.py लिखते। अभी मेरी फाइल का नाम क्या है? main.py। सो मैं क्या करूंगा, पाइथन लिखूंगा और main.py लिख के जैसे इंटर करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट में आ गया हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हमारे पास एक नॉर्मल एक्सटेंशन जो है वो सॉरी एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है पाइथन प्रोजेक्ट की। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ओके, ठीक है जी। तलहा और रोमैसा आपको क्लियर है? नॉर्मल अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाए कोई बनाने के लिए तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाइथन डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन में पाइथन और पाइथन डिबगर की एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद फिर जो है आप लोगों को फाइल रन करने के लिए पाइथन main.py लाइक अपनी फाइल का नाम लिखेंगे तो आपकी जो है फाइल रन हो जाएगी। दैट्स रियली गुड। ओके, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपने पाइथन जो हमारा पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आज का टास्क है उसको। आज हमारे दो सेशंस हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। जी सर, क्लियर है, बस शुरू की इंस्टॉलेशन समझ में नहीं है। वो आपको जो है सिंपल लिखेंगे गूगल के ऊपर जाके पाइथन डाउनलोड, कुछ इस तरह से आप यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सेटअप जो है वो सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे, आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे एक नॉर्मल आप गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं या नॉर्मल आप जो है कोई नोट जस्ट जैसे डाउनलोड किया था, इसी तरह जो है आपके पास पाइथन डाउनलोड हो जाएगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नहीं, अपने प्रोजेक्ट को जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम से बनाना है। अब थोड़ा सा एक इमेजिन करना पड़ेगा आप लोगों को सिनेरियो, और अभी जो भी चीजें माइंड में है, जो भी चीज, कोई भी आपके पुराने घर का कोई 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 टेंशन चल रही है, कोई आपको यूनिवर्सिटी की टेंशन चल रही है, कुछ भी चल रहा है, सब कुछ माइंड से निकाल दें और अभी मेरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें। माइंड बिल्कुल खाली कर रहे हैं, एक गहरी सांस लेनी है और अब फोकस करना है। ठीक है, ओके। सो इमेजिन करें आप एक डेवलपर है, मैं एक क्लाइंट। ठीक है, मैं क्लाइंट हूं, मैं आपके पास आया। मैंने आपको एक बिजनेस मॉडल दिया। बिजनेस मॉडल क्या दिया? मैंने आपको बोला कि मैं अब मेरी एक जो है एक रेस्टोरेंट है, बट अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं जो है ऑनलाइन लेकर आऊँ। ठीक है, ऑनलाइन लेकर आऊँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम बना लूँ, जो कि क्या करे कि जो भी कस्टमर उसके ऊपर आए वो ऑर्डर को प्लेस कर सके, ऑर्डर को देख सके, कि ऑर्डर को ट्रैक कर सके लाइक। और हमारे पास जो पूरी सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो एडमिन के लिए अलग हो, डेवलपर के लिए अलग हो, और कस्टमर के लिए अलग हो। लाइक मिसाल के तौर पे आप एक सिस्टम बनाओ, मैं क्लाइंट क्लाइंट बन के आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप डेवलपर हो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने एक सिस्टम बनाना है, और वो सिस्टम ऐसा हो, मिसाल के तौर पे हम उसका नाम रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए नबील रेस्टोरेंट। ठीक है, मेरा नबील रेस्टोरेंट है एक, और मुझे क्या करना है, मुझे जो है उसको ऑनलाइन लेकर आना है। अब आपको एक नबील रेस्टोरेंट डॉट कॉम के नाम से एक आपको जो है लाइक वेबसाइट बनानी है, या एक ऐसा पूरा सिस्टम बनाना है आपने, या एक ऐसी ऐप बनानी है जिसके अंदर जो है क्या हो कि जब कस्टमर लॉग इन कर किया है या कस्टमर आए तो वो क्या करे, वो ऑर्डर प्लेस कर सके, ऑर्डर को ट्रैक कर सके, और जो है कोई न्यू ऑर्डर प्लेस करा सके। ठीक है, जब कोई राइडर आए, लाइक डिलीवरी राइडर जो होते हैं, जब राइडर आए तो वो क्या कर सके, वो जो है ऑर्डर को गेट कर सके और फूड को डिलीवर कर सके। ठीक है, और कस्टमर, एक और कस्टमर की चीज ऐड करनी है, कस्टमर जो है वो एक और काम कर सके कि वो राइडर की लोकेशन भी ट्रैक कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमारे पास एक एडमिन का सेक्शन भी होना चाहिए, कि जब एडमिन आए एप्लीकेशन के ऊपर तो उसके पास क्या हो,
कि उसके पास जो है ये एक्सेस हो कि वो राइटर को चेक कर सकता है कि राइटर ने कितने ऑर्डर्स आप किए हैं। वो जो है कस्टमाइजेशन कर सकता है अपनी मर्जी से कि भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लाइक उसके अंदर उसके पास जो है वो यूजर्स को मैनेज करने का पूरा एक्सेस हो। ठीक है। ये जो है हमने एडमिन क्लास की बात भी कर ली। तो मैंने एक बिजनेस मॉडल दिया डेवलपर्स को। अब आप डेवलपर थे। अब आपने उसका पूरा एक समझ लिया कि भाई वो चाह रहा है कि जो है आपको एक सिस्टम बनाए, बट अब आपको चीजें तो आती हैं, बट आपको ये नहीं पता कि उन चीजों को यूज कैसे करना है बनाते हुए। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही अगर मैं आप लोगों से किसी से पूछूं, लाइक मैं मिसाल के तौर पे मैं रोमैसा से पूछता हूँ या मैं जो है वो दयान से पूछता हूँ कि मैंने ये एक बिजनेस मॉडल दिया, अब आप उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग बोलेंगे यार रुको मैं चैट जीपीटी से पूछ के आता हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी। आपको अपना माइंड यूज करना है कि मुझे कैसे बनाना है बैकएंड सिस्टम। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है बिजनेस मॉडल का, वो ये होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप चीजों को टुकड़ों में तोड़ लें। आप उसको पीसेस में तोड़ लें। ठीक है। आप जब तक काम को स्टेप्स में नहीं बांटेंगे, जब तक आप उलझे रहेंगे काम में। ठीक है, मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो जो मेरा बिजनेस मॉडल देता है, अपना बिजनेस मॉडल लाइक देता है या मुझे जो है टास्क एक्सप्लेन करता है, तो सबसे पहला जो काम होता है हर डेवलपर का, सिर्फ मेरा नहीं है, हर एक बेस्ट डेवलपर का काम होता है कि वो उस टास्क को टुकड़ों में तोड़ ले। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चीजों को उसको ब्रेक कर ले। उसको पता हो कि भाई पहले मैं ये स्टेप करूंगा तो ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा सकूंगा। अगर मैं पहले ही कोई तीसरा चौथा स्टेप करूंगा तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बन ही नहीं पाएगा कभी भी। ठीक है। सो मेरे पास अभी बिजनेस मॉडल क्या है कि मुझे एक ऑनलाइन डिलीवरिंग का सिस्टम बनाना है। ठीक है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम बनाना है बेसिकली। ठीक है। सो अब मेरे पास सबसे पहली चीज क्या होगी, मुझे पता चल गया कि भाई क्या करना है। मुझे जो है सबसे पहला काम ये करना है कि मेरे पास जो है एक एक पूरा सिस्टम होगा जिसके अंदर तीन लोग होंगे। ठीक है, क्लाइंट ने तीन लोगों की बात की, एक कस्टमर की, एक राइडर की, और एक किसकी, एडमिन की। ये तीन लोग थे। ठीक है, तीन लोगों की बात की। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज उसने बात की कस्टमर की, कस्टमर। सेकंड उसने बात की राइडर की। ठीक है। थर्ड उसने बात की किसकी, थर्ड उसने बात की एडमिन की। ठीक है। सो हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास ये तीन रोल होंगे हमारे पूरे बैकएंड सिस्टम के अंदर या पूरे एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर, हमें पता चल गया। तो पहला स्टेप जो मेरा होगा वो ये होगा कि मैं जो है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करूं कि मुझे जो है अपना फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें ये सोचना है कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक है। तो जो मेन स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि सबसे पहले सब कुछ दिमाग से निकालते हुए हम हमेशा एक बेस क्लास बनाएंगे। क्या करेंगे, हम एक बेस क्लास बनाएंगे। ठीक है। हमेशा जो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि आप हमेशा बेस क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब बेस क्लास क्या होगी, बेस क्लास आपके आपके मॉडल के हिसाब से होगी। कौन से मॉडल, बिजनेस मॉडल या आपके आइडिया के हिसाब से होगी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या है, मेरे पास तीनों, ये क्या है, तीनों एक यूजर्स हैं। ठीक है, जब एडमिन आएगा तो वो भी एक यूजर बन के आएगा, जब राइडर होगा तो वो भी एक यूजर बन के आएगा, जब कस्टमर होगा तो वो भी एक यूजर बन के आएगा। तो मैं बेस क्लास किस नाम से बनाऊंगा, मैं बेस क्लास बनाऊंगा यूजर के नाम से। ठीक है, मैं एक अपनी बेस क्लास बनाऊंगा यूजर के नाम से। अच्छा, जिसको बेस क्लास समझ में नहीं आ रहा क्या है तो वो लास्ट क्लास लाजमी देख ले। और आई होप कि आप लोगों ने देख ली होगी और बेस क्लास समझ में आ रहा होगा कि क्या बेस क्लास में क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं जो अपनी क्लास बनाऊंगा वो किस नाम से बनाऊंगा, यूजर के नाम से बनाऊंगा। परफेक्ट। अच्छा, मैंने जो है अपनी बेस क्लास बना ली, मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके अंदर यूजर की क्लास के अंदर मैं वो सारी चीजें ऐड करूंगा जो कि एक नॉर्मल यूजर के पास होती हैं या उसको एक्सेस चाहिए होता है अपने रोल के मुताबिक जाने के लिए। तो अभी हम पासवर्ड वगैरह पे नहीं जाते, अभी हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं। और मैं यहाँ पे आता हूँ और एक जो है मैं इनिट का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, बड़ा तेज है ये को पायलट, सारा इसने कर लिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक इनिट का जो है एक का बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिट कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आके मैं कुछ पैरामीटर पास करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास सेल्फ का पैरामीटर पास होगा। अब ये क्यों पास होगा, ये जो है हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। फिर मैं एक और पैरामीटर जो है असाइन करूंगा, वो होगा नेम का। और तीसरा होगा हमारे पास ईमेल का। ठीक है, बस अभी पासवर्ड वगैरह पे नहीं जाते, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते। अच्छा, ये यूजर की क्लास जो बन रही है ये कैसे बन रही है,
ये हमारे पास यूजर की क्लास इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे पास जो तीनों ये राइडर्स हैं, ये क्या है, ये एक यूजर है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी जो आप लोगों का टास्क दिया था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, जो अगर हम पहले प्रोजेक्ट को देखें तो पहला प्रोजेक्ट आई थिंक था आप लोगों का एक व्हीकल रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम था पूरा, ठीक है। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक एडमिन था और एक कस्टमर था और एक व्हीकल था, ठीक है। व्हीकल के हमारे पास जो है कार बाइक और ट्रक वगैरह ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। हमने ये चीजें मैंने आप लोगों को असाइन की। तो उसके अंदर आप सबसे पहली चीज क्या बनाएंगे, बेस क्लास बनाएंगे। बेस क्लास किस नाम से बनाएंगे, बेस क्लास आप बनाएंगे यूजर के नाम से। बट उस केस के अंदर बेस क्लास कितनी बनेंगी, बेस क्लास दो बनेंगी, एक व्हीकल्स के नाम से बनेगी और एक यूजर के नाम से बनेगी। तो सबसे पहला काम आप लोगों का हमेशा होता है कि आपको बेस क्लास को हमेशा सबसे पहले बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बेस क्लास बनती है। अब ये बेस क्लास क्या होती है, बेस क्लास वो होती है कि आप जो है कैसे अपने आगे पूरे सिस्टम को बिल्ड करने जा रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है ये बना लिया। सो मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट ईमेल वाला काम मैंने यहाँ पर सिंपल कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। मतलब अब जब भी मैं यूजर की क्लास को कॉल करूंगा तो मुझे क्या क्या चीजें पास करानी पड़ेंगी, मुझे नेम पास कराना पड़ेगा और मुझे ईमेल पास कराना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ओके। मैंने कैसे बनाई यूजर क्लास, मैंने मॉडल को देखा और उसके बेसिस के ऊपर मैंने अपनी बेस क्लास को यहाँ पे बिल्ड किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस यूजर के अंदर और क्या क्या खासियत हो सकती हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपने उसके ऊपर सोचना है। लाइक आपको, आपने ये चीज पहले वो चीजें करनी कि आपने यूजर को आइडेंटिफाई करना है कि भाई यूजर जो है आपके पास क्या है, यूजर राइडर है, एडमिन है या फिर जो है कस्टमर है। वो आप उसको नेम और ईमेल से अभी फिलहाल कहते हैं कि नेम और ईमेल से करेंगे, ठीक है। ईमेल सबकी चेंज होगी और आप उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि यूजर है, राइडर है, सॉरी कस्टमर है, राइडर या एडमिन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन तीनों के पास सेम चीजें क्या होंगी, इसके अंदर हमने बेस क्लास के अंदर हम वो चीजें रखते हैं जो तीनों के पास सेम होंगी, ठीक है। बेस क्लास हमारे पास हमेशा किस किस बेसिस के ऊपर बनती है, इस बेसिस के ऊपर बनती है कि तीनों या जितने भी चीजें इसके अंदर और हम प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते थे। अभी हमारे केस में तीन चीजें, तो तीनों के पास कौन सी क्वालिटीज सेम होंगी, कौन सी चीजें सेम होंगी, वो हमेशा हम यूजर के अंदर रखेंगे। तो इन तीनों के पास एक और चीज सेम होगी, इनका डैशबोर्ड। हमेशा जब भी एडमिन आएगा, राइडर आएगा या कस्टमर आएगा, उनको डैशबोर्ड लाजमी शो होगा। राइडर को राइडर के हिसाब से चीजें शो होंगी, एडमिन को एडमिन के हिसाब से चीजें शो होंगी, कस्टमर को कस्टमर के हिसाब से चीजें शो होंगी। बट डैशबोर्ड सबके पास आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इस क्लास के अंदर एक डैशबोर्ड बिल्ड करना है, ठीक है। अब मैं उसको क्या करता हूं, मैं जो है गेट डैशबोर्ड के नाम से डैशबोर्ड, और मैं यहाँ पे सेल्फ का पैरामीटर पास होता है एक, मैंने यहाँ पे मेथड को बिल्ड कर लिया। और अभी इसके अंदर सिंपल हम प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ मेन डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड, मेन डैशबोर्ड कुछ इस तरह से मैंने जो है अपना मेन डैशबोर्ड बना लिया। अब ये क्या है, ये सबके लिए अलग अलग, ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मेन डैशबोर्ड भी सही, सबके लिए अपना अपना डैशबोर्ड होगा, या सिंपल हम इसको डैशबोर्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको डैशबोर्ड भी रख सकते हैं। तो मेरे मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड होगा, उसके आगे जो थ्री डॉट्स हैं ये कहना है कि भाई ये आगे का जितना भी उसकी बाकी चीजें थी वो उसको शो होंगी। तो हमारे पास बेस क्लास बन के तैयार हो गई। और इसके अंदर और क्या क्या चीजें हमारे पास सेम हो सकती हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चीजें सेम नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी जो क्वालिटीज हमें बिजनेस ओनर ने बताई थी, वो ये बताई थी कि जब कस्टमर आएगा तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकेगा, ऑर्डर को ट्रैक कर सकेगा, राइडर की लोकेशन देख सकेगा और अपनी ऑर्डर की हिस्ट्री देख सकेगा, ठीक है। ये चीजें हमें बताई गई हैं बिजनेस मॉडल जो हमें दिया गया उसकी तरफ से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास राइडर है। राइडर को क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, राइडर जो है, राइडर को हमारे पास कह लें कि राइडर की जो करंट लोकेशन है, लाइक रेस्टोरेंट की जो करंट लोकेशन है, ठीक है, वो दिखनी चाहिए कि क्या है। और उसके बाद जो है उसकी लोकेशन, वो लोकेशन को अपडेट करता रहे कि अगर जो है वो आगे बढ़ रहा है या ऑन द वे है या कहाँ पर है, तो हम वो कर सकें, ठीक है। इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अपना चीज़ों को बिल्ड करेंगे। कस्टमर की रिक्वेस्ट, किस चीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट, कस्टमर की रिक्वेस्ट लाइक यहाँ ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, ऑर्डर हिस्ट्री, ये चीज़ें क्या रही हैं।
हाँ, राइटर को दिखनी चाहिए, यस। हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं, इस तरह हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, दैट्स रियली गुड। ठीक है। अच्छा, अभी जो है हमारे पास क्या हुआ, एक बेस क्लास बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि भाई तीनों के पास अपनी अपनी अलग अलग चीजें भी होंगी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इन तीनों की क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहली क्लास कौन सी होगी, सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टमर की क्लास। ठीक है। सबसे पहले जो मैं बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, कस्टमर की क्लास बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कस्टमर की क्लास बना लेता हूँ, और एक चीज नोट कीजिएगा कि मैं सारी क्लासेस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल रख रहा हूँ। तो इट्स मीन कि आपको भी जो चीजें हैं वो कैपिटल ही रखनी है हमेशा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्लास जो है यहाँ पर कस्टमर की बना ली, तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, मुझे यहाँ पे पास करना है यूजर, ताकि जितनी भी यूजर की चीजें हैं वो सारी की सारी कस्टमर के पास भी आ जाएं। हमने यूजर की बेस क्लास बनाई ऐसे थी कि जो तीनों के अंदर कॉमन है हम उस चीज का यूज करें। तो यहाँ पे क्या यूज हो गया हमारा, इनहेरिटेंस यूज हो गया। इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल समझ में आया, इनहेरिटेंस का यूज समझ में आया कि हमेशा आप इनहेरिटेंस को उस केस में यूज करेंगे जब आपको पता हो कि भाई मेरे पास दो या दो से ज्यादा क्लासेस के अंदर डेटा सेम जाएगा। ठीक है। अब एक काम मैं ये कर सकता था कि मैं यूजर क्लास नहीं बनाता, और ये वाला जो काम है ये मैं हर क्लास में अलग अलग करता। तो इससे क्या होता कि इससे हमारी जो डेवलपर्स की एक मैंने बताया था डोंट रिपीट योर सेल्फ वाला काम है वो नहीं हो पाता। और दूसरा कि ये आपके पास बेटर रिजल्ट नहीं लेके आता, क्योंकि ये हर तरीके से काम को बढ़ाता। अभी तो आप समझ लें कि सिर्फ ये तीन चीजें, अगर आपके पास ये 100 लाइनों का कोड होता, तो जब आप इसको प्रोडक्शन लेवल के ऊपर लेके जाते तो ये आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करता, बिकॉज ऑफ कोड ज्यादा है, आपका डिप्लॉयमेंट टाइम ज्यादा होता, आपका लोडिंग टाइम ज्यादा होता। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। दैट्स वाई हमेशा का जो काम है वो ये है कि आपको एक यूजर क्लास बनानी है। अब क्या होगा कि अब जो है इसके पास ये सारी चीजें पास हो जाएंगी। बट हमने अभी तक देखा था, हमने अभी तक ये देखा था कि भाई हमारे पास क्या हो रहा था कि सिर्फ मेथड्स और प्रॉपर्टीज उठ के आ रही थी। तो क्या जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये भी यूजर के अंदर पास होता है, लाइक ये भी हमारे पास कस्टमर के अंदर आएगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं जो है यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करता, एक सिंपल मैं प्रिंट लगाता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन बना के, एक डेफ सिंपल मैं यहाँ पर जो है एक सिंपल अभी चीजें बताने के लिए मैं मेन के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं सेल्फ को पास कराता हूँ, सेल्फ, और मैं यहाँ पे आके प्रिंट के अंदर मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कस्टमर डैशबोर्ड नहीं, अभी यहाँ पर हम सिर्फ डॉट 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 लगा लेते हैं या कस्टमर लिख लेते हैं सिर्फ। ठीक है। सो मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, अब जब मैं इसको चलाता हूँ और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं जो है ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ C1 के नाम से। C1 जो है हमारे पास क्या शो कर रहा है, C1 हमें कस्टमर 1 के नाम से शो कर रहा है। ठीक है। और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कस्टमर के नाम से, कस्टमर। ठीक है। सो अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या अब मुझे जो है वो यहाँ पर चीजों को पास कराने की नीड होगी या नहीं, इसको चला के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं जो है इस कोड को चलाऊं, सो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है। वो एरर क्या होगा, टू मिसिंग आर्ग्यूमेंट, टू मिसिंग आर्ग्यूमेंट नेम एंड ईमेल। ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चीजों को पास कराना है। बट क्या ये बेस्ट तरीका है, अब मिसाल के तौर पे एक न्यू बंदा आता है, एक न्यू डेवलपर आया और वो आके मेरा कोड देख रहा है ऐसे, ठीक है, वो कोड देख रहा है, वो कोड समझ रहा है। बट उसने क्या किया, उसने जो है एक चीज मिस कर दी कि उसने ये नहीं पढ़ा कि भाई यहाँ पर हमारे पास यूजर की क्लास पास की गई है, और उसने जो है डायरेक्ट आके यहाँ पर चीजों को देखा, देखा कि भाई सिर्फ यहाँ पे एक मेथड है वो कॉल हो रहा है, वो यहाँ पर हम चला रहे हैं तो वो चल रहा है। बट उसने क्या किया, उसने गलती से एक क्लास यहाँ पे मिस कर दी जो कि यहाँ पे इनहेरिटेंस के तौर पे पास हो रही थी। तो क्या ये बेस्ट तरीका है हमारे पास चीजों को बिल्ड करने का, नहीं, ये हमारे पास बेस्ट तरीका नहीं है। हमें यह करना पड़ेगा, हमें सबके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है। बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हमने इसको प्रॉपर्टीज देखा था, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम इसको ज्यादातर एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सो दैट्स वाई अभी हम इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, अभी हम इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। इसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, बट ये ज्यादातर एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, तो हम इसको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। तो हमें क्या करना है पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और इनिट के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है। एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर सिंपल नेम और ईमेल पास कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद नेम और ईमेल पास करने के बाद अब मैं प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को दोबारा पास नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और चीज का यूज करूंगा जो कि है हमारे पास सुपर। अब ये सुपर क्या है, ये हमारे पास सुपर का जो कीवर्ड है वो ऐसा है कि इसके पास सुपर पावर है एक तरह से। ठीक है। जो हमारे पास ये सुपर का फंक्शन है, ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है,
ये डिफाइन करता है कि जितने भी कंस्ट्रक्टर के एट्रीब्यूट्स हैं उसको फेच करके ये लेकर आएगा। अब कैसे लेकर आएगा, अब मिसाल के तौर पर मैं कस्टमर के अंदर यहाँ पे वैल्यू पास कराता हूँ। वैल्यू मैंने दो पास करा दी, एक नेम और एक ईमेल। मैंने मिसाल के दौरान नेम जो है मैंने नबील पास कराया और ईमेल मैंने example@gmail.com पास करा दी, ठीक है। अब वो जो जीमेल है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, वो हमारी जाके स्टोर होगी यहाँ पे, इस जगह पे, इस वाले नेम एंड ईमेल के अंदर। और वो स्टोर होगी किसमें, हमारे सेल्फ डॉट नेम के अंदर। तो सेल्फ जो है, जो मेन हमारे पास बेस क्लास थी, वो डेटा अपना डिलीवर करेगी कस्टमर के अंदर। और फिर जो है हमारे पास वो हमें इस सुपर के अंदर रिसीव होगा। हमने देख लिया कि भाई सुपर से हम क्या क्या चीजें लेकर आएंगे। अभी सुपर को बोलेंगे कि भाई आप, मैंने डॉट लगाया और मैं यहाँ से इनिट का जो फंक्शन है वो लेकर आ रहा हूँ। इनिट का जो हमारे पास, सॉरी फंक्शन बोलो, जो मेथड है, सॉरी फंक्शन ही कहेंगे उसको, जो फंक्शन है वो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पास करानी है, सिंपल नेम और ईमेल। इस स्टेप को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ और सुपर का जो काम है वो भी दोबारा बताता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने जो है, मेरा काम इनिट के बगैर भी हो रहा था। बट एक जो हमारी कन्वेंशन है पाइथन डेवलपर्स की, वो ये है कि हमें हमेशा हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है। वजह क्या है, कि वजह यह है कि सबके पास अपना अलग कंस्ट्रक्टर फंक्शन होना चाहिए और जितने भी ऑब्जेक्ट बन जाए उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या किसी एक क्लास के ऊपर सारा का सारा जोर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं तीन यहाँ पे क्लासेस बनाता और तीनों को मैं यूजर से ही लेकर आ रहा था, तो सारा का सारा जो प्रॉब्लम होता वो किसके पास जाता, वो सारा यूजर के पास जाता। क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन था और उसको मल्टीपल चीजें बनानी थी। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ही जो है, लाइक कह रहे कि एक कंस्ट्रक्टर बंदे को लेकर आए, एक ही मजदूर को लेकर आए, और आप उसको बोलेंगे भाई आपको एक साथ 3 से 4 घर बनाने हैं, क्या वो बना सकेगा? नहीं बना सकेगा, उसके ऊपर बोझ डल जाएगा। वो एक फंक्शन के अंदर ही हमें एरर दे देगा, वो बोलेगा बस मैं थक गया हूं, मैं नहीं बना सकता। तो यही चीज है कि हमें हर क्लास के अंदर अपना उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना पड़ता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया। बट हमें सबके अंदर उसकी वैल्यूज को पास कराने की जरूरत नहीं है। कौन सी वैल्यूज, जो एट्रीब्यूट है वो वाली वैल्यूज, उसको पास कराने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, जो सुपर का मेथड है वो हमारे पास इसलिए यूज होता है कि जो भी कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज होती हैं, जो भी कंस्ट्रक्टर जैसा फंक्शन होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि न्यू का एक कंस्ट्रक्टर था, तो हम जो है वो सुपर की मदद से गेट करते हैं, सुपर की मदद से लेकर आते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं, अपनी बेस क्लास। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है हमने यहाँ पर सुपर का फंक्शन कॉल किया और वो हमारा डेटा यहाँ पे लाके स्टोर करेगा। क्लियर है? अब जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आकर जो है कोई चीज पास कराता हूँ, लाइक मैंने अली पास कराया और सेकंड मैंने पास करा दिया ali@gmail.com। अब जब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, और प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट C1, ठीक है, प्रिंट C1 मैं यहाँ पे करा लेता हूँ। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं, इस वाले टर्मिनल में चलाते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ बड़ा बड़ा नजर आए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन मेन डॉट पी, ठीक है। अब जब मैंने ये चलाया तो हमारे पास जो उसकी क्लास थी वो आ गई। बट आप लोगों को पता है हमें इस तरह नहीं चलाना। अभी जो है कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंट नहीं करवाना हमें, बेसिकली क्या करना है, हमें इसको इसके मेथड से कॉल करवाना है। बट अभी जो है हम लोगों का जो मेन काम है वो ये है कि कस्टमर की क्लास बनाना। सॉरी, अभी जो है हम इसको प्रिंट करा के कैसे देख सकते हैं, प्रिंट करा के हम अभी इसको पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू देख सकते हैं, लाइक कि हम इसके ऊपर लूप चलाते हैं, हम इस तरह देख सकते हैं। बट अभी देखते हैं इसको कि हम जो है इसके आगे क्या कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझ लेंगे, अब जो डेटा हमारे पास स्टोर होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा सबसे पहले यूजर की क्लास में। यूजर की क्लास जो है उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, कस्टमर की क्लास में। कैसे, इस सुपर वाले डेटा की मदद से। और अब कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा यूजर को कि कहाँ पे भेजना है, उसके ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट के नाम से उसको पता चलेगा कि मुझे डेटा को कहाँ पे ट्रांसफर करना है। डेटा जो था अली वाला, वो कहाँ पे जाएगा, पहले यहाँ पे जाएगा, इस वाले पैरामीटर के अंदर स्टोर होगा। फिर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसको यूजर में भेज देगा। बिकॉज ऑफ दिस सुपर, सुपर क्या करेगा, जैसे ही इसके पास कस्टमर का डेटा आएगा उसको फौरन से कैट करके लाएगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टोर करा देगा, नेम और ईमेल के अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टोर करा देगा और उसके बाद फिर जो है हम आगे इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रिंट करवा सकते हैं,
अभी देखते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज समझ में आई। ये चीज समझ में आई, यस नो पे आगे चलेंगे। रिपीट करते हैं, ओके रिपीट कर लेते हैं, अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, रिपीट कर लेते हैं। दोबारा समझते हैं। हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया अलग से कस्टमर की क्लास के अंदर, ठीक है। और वो कौन सी क्लास है, सॉरी उसके अंदर क्या बनाया हमने, उसके अंदर बनाया हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन, बिकॉज हमारी जो कन्वेंशन है वो ये है कि हमें हर क्लास के अंदर अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है। उसकी वजह ये है कि अगर हम जो है एक ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन रखेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको बनाने की स्पीड को कम कर देगा। और एक टाइम आएगा कि उसके ऊपर इतना लोड आ जाएगा कि वो जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक साथ नहीं बना सकेगा। सो दैट्स वाई हम हर क्लास के अंदर अपना एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, सॉरी अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन रखते हैं जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है बट हमारे पास हमने क्या यूज करना है, हमने इनहेरिटेंस भी यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो भी हमें हमें चाहिए। जैसे अभी तो हमारे केस में सिर्फ क्या है, एक मेथड है, वो चाहिए हमें। तो हमारे केस में यहाँ पर क्या है कि हमें जो है सुपर का यूज करना है। हमें सुपर का इसलिए यूज करना है कि जो भी डेटा हमारे पास यूजर की क्लास में आएगा, जैसे ही हम यहाँ पे चलाएंगे, ये सारा डेटा कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा यूजर की क्लास में। यहाँ पे जाके स्टोर होगा नेम के अंदर और ईमेल के अंदर। ठीक है, नेम और ईमेल के अंदर जाके स्टोर होगा। उसके बाद ये जो है फौरन से सुपर इसको क्या करेगा, अपने पास गेट करके ले आएगा, अपने पास फेच करके ले आएगा, और आके ये स्टोर करा देगा इस नेम और ईमेल के अंदर। ठीक है, इस नेम और ईमेल के अंदर ये हमारे पास यहाँ पे डेटा स्टोर करा देगा। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज। यस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और आगे जो है अब हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि भाई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि जो कस्टमर है वो क्या कर सके, वो ऑर्डर को भी प्लेस कर सके। ठीक है, ऑर्डर को प्लेस कर सके। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और एक जो है मैं मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, किस नाम से, प्लेस ऑर्डर के नाम से। प्लेस ऑर्डर के नाम से मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया। अच्छा, अभी जो है मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मेथड बनाया है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से मेथड को मैंने बना लिया। यहाँ पे हमें सेल्फ को पैरामीटर को पास करना है। ओके, सो और इसके अंदर जो है हम एक काम ये करेंगे कि एक प्रिंट लगाएंगे, और प्रिंट के अंदर जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑर्डर प्लेस फॉर, ऑर्डर प्लेस फॉर। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई वही डेटा आए जो कि यूजर ऑर्डर को प्लेस कराए। लाइक कि अगर मिसाल के तौर पे मैं प्लेस करता हूँ जिंगर बर्गर, ठीक है, या मैं प्लेस करता हूँ पिज्जा, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो, ऑर्डर प्लेस्ड फॉर जिंगर बर्गर। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास करा दूँ। पैरामीटर की वैल्यू, पैरामीटर का जो मैं नाम रख देता हूँ वो रख देता हूँ फूड नेम। अच्छा, हमारी क्लास खत्म होने में ये वाली जो सेशन है ये खत्म होने में 1 मिनट रहता है। तो अभी जो है 10 मिनट्स का ब्रेक होगा। हमारा जो दूसरा सेशन स्टार्ट होगा वो एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट होगा, 15 मिनट का लाइक ब्रेक होगा। ठीक है, तो अभी जो है 10 बजे एग्जैक्ट हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होगा। तो रेडी रहिएगा, यहाँ से आगे जो है हम सेकंड सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अभी चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही होंगी आपको, बट अभी जब हम इसको प्रिंट करा के रन करके देखेंगे ना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सारी। ठीक है, फिर आपको फ्लो समझ में आ जाएगा कि डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ नहीं स्टोर हो रहा। ठीक है, सो एग्जैक्ट 10 बजे सेकंड क्लास का लिंक आ जाएगा, फौरन से आप